एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन अवार्ड पिताजी में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। ये जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है समाज शास्त्र का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कि खंड खा उसका जो चैप्टर 2 है सांस्कृतिक परिवर्तन, उसके जो आपका निश्चित अंतरीय प्रश्न होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में हम लोग वो देखने वाले हैं। जो आपका समाज शास्त्र है जो उसका पार्ट 2 है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है तो वो वाला चैप्टर जो आपके 30% सिलेबस है उसमें लेस हो गया है, इसलिए आपको वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको यहाँ सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है सांस्कृतिक परिवर्तन से। तो ये आपके एग्जाम में आता है, तो इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, निश्चित उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी जो भी हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट निश्चित उत्तरी प्रश्न हैं वो। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सभी के सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर जो कोई भी डाउट हो आपका तो कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आपका ज़रूर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संस्कृति की एक सरल तथा स्पष्ट परिभाषा लिखिए। तो संस्कृति क्या होता है, जो हमारा चैप्टर का नाम है वही है सांस्कृतिक परिवर्तन। यहाँ पे दिया गया है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि संस्कृति होता क्या है, संस्कृति क्या चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं। संस्कृति वह जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक के सिद्धांत, विधि विधान, प्रथाएं एवं अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित हैं, जिन्हें व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। और ये जो डिफिनेशन है वो किसके द्वारा बताई गई है, टायलर के द्वारा। तो क्या बताया गया है, संस्कृति एक ऐसी जटिल संपूर्ण व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण मतलब कि जितना भी हमारे आसपास का ज्ञान होता है, जो भी विश्वास वगैरह होता है, कला, नैतिकता, जो भी विधि चलती हैं, विधि विधाएँ चलती हैं, प्रथाएं चलती हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो भी कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों का समायोजन होता है। और अगर जो कोई व्यक्ति एक समाज में रहता है तो उसे इस चीज़ का पालन करना पड़ता है। हर समाज की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने अपने पूर्वजों की देन होती है, जिसे उसे पालन करना होता है। तो ये जो डिफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, टायलर के द्वारा। बिल्कुल ही याद रखिएगा, आपसे ये MCQ में पूछ लेता है, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है संस्कृति के किन दो भागों का उल्लेख किया गया है, बल्कि इसमें पूछा जा रहा है संस्कृति के कौन से दो भागों का उल्लेख किया गया है। तो एक भाग है आपका भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। तो ये बहुत ईजी है, आप आराम से लर्न कर सकते हैं कि संस्कृति के दो भाग माने गए हैं, पहला भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम लोग आगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन की एक सरल परिभाषा लिखिए। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन। वही हमको बताना कि सांस्कृतिक परिवर्तन आखिर होता क्या है। चलिए देखते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सभी परिवर्तन आ जाते हैं जो संस्कृति की किसी भी शाखा में घटित होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, तकनीकी, दर्शन इत्यादि। इसमें हम उन परिवर्तनों को सम्मिलित करते हैं जो सामाजिक संगठन के स्वरूप तथा नियमों में आते हैं। तो इस क्या बताया जा रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन में वो सारे के सारे परिवर्तन आ जाते हैं जो संस्कृत के किसी भी बल्कि शाखा में घटित होते हैं, किसी भी भाग में घटित होते हैं, बल्कि घटित होते हैं, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, दर्शन के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, वो सारे के सारे सांस्कृतिक परिवर्तन में आ जाते हैं। और जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है वो जो है सामाजिक संगठन के स्वरूप और नियमों में ही आता है। ये किसने कहा है, ये कहा है किंग्सले डेविस ने। तो ये आपको याद रखना है कि किसने कहा है। आपको ये डिफिनेशंस किसने कहा है ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका बहुत एग्जाम होता है, अगर जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, MCQ में भी आ जाता है, कभी कभी वन लाइनर में भी आ जाता है, या जो आप इंटर के बाद जो भी पढ़ाई करते हो उसमें जैसे कि एंट्रेंस वगैरह होता है तो उसमें ये सब बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत डाउट रहता है कि मैम ये NCERT में कि यही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में या नहीं आते हैं। तो आपका जो चैप्टर होता है, मैं उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे बताती हूँ। अगर जो कोई ज़रूरी थोड़ी है, मैं एग्ज़ाम तो पेपर तो बनाती नहीं कि मुझे पता है कि 2 कॉपी एक क्वेश्चन पेस्ट कर देंगे, नहीं ना। तो फिर जो भी आपका इम्पोर्टेंट लेकिन उस चैप्टर से बनता है, चाहे वो NCERT हो, चाहे वो अरिहंत से हो, चाहे वो राजीव प्रकाशन से हो, लेकिन जो भी आपका इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, हमारी वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई डाउट है पूछिए, और ये आप लोग सोचना बंद कर दीजिए कि मैम यही क्वेश्चन पेपर में आएगा या कुछ इससे बाहर आएगा। तो फिर आप लोग थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करिए। और जो भी क्वेश्चन होते हैं ये NCERT के रिलेटेड ही होते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके होते हैं और पूछे जाने की संभावना भी होती हैं। तो अगर जो आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप अपनी एक बार बुक खोला करिए, बुक का पैसेज पढ़ा करिए, बुक में जो भी लिखा है उससे पढ़ा करिए, तब आप
दोनों का कंपैरिजन करा करिए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी बुक से या नहीं बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है सांस्कृतिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में क्या अंतर है। अब क्या है हमारा क्वेश्चन कि सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है और जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो क्या बताया जा रहा है, ये हम लोग का निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसलिए मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते, छोटा से ही लिखना है कि सांस्कृतिक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। तो सांस्कृतिक परिवर्तन वो होते हैं जो संस्कृति के आधार पर परिवर्तित होते हैं। संस्कृति के अंतर्गत जितने भी परिवर्तन आते हैं वो हमारे सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और जो समाज में हमारे जो परिवर्तन होते हैं, सामाजिक स्तर के जो परिवर्तन होते हैं वो हमारे सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन है डेनियल लर्नर की आधुनिकीकरण की परिभाषा दीजिए। मतलब कि जो डेनियल लर्नर है इनकी आधुनिकीकरण की हमको परिभाषा देनी है। तो जो डेनियल लर्नर के अनुसार आधुनिकता प्रगति, उन्नति और संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था है। तो डेनियल ने क्या बताया है कि आधुनिकता जो होती है वो प्रगति, उन्नति की और संपन्नता, अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित जितने भी मन में हमारे आकांक्षाएं उत्पन्न होती है वही उसी की अवस्था होती है। तो ये डेनियल ने कहा था, तो इसको आपको 2 कॉपी ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये किसकी डिफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारा वो है आधुनिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपने एक पॉइंट सुना होगा आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण का मतलब कोई भी चीज़ जो आधुनिक हो रही है, जो कि बढ़ रही है, तो उसे ही हम लोग आधुनिकीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है योगेंद्र सिंह के द्वारा। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, योगेंद्र सिंह जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका पुस्तकें भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था इसी साल वाला, पिछले साल 2022 वाला, उसमें भी आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इसलिए आपको बुक्स के जो भी राइटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लर्न करना। तो द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो राइटर हैं वो हैं डेनियल लर्नर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अर्थशास्त्र के सेकंड पार्ट, वो समाजशास्त्र के पार्ट में, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले किसी एक विद्वान का नाम बताइए। तो आप कोई भी लिख सकते हैं, डेनियल लर्नर या योगेंद्र सिंह, जो किसी को भी, जो भी आपको लर्न हो। तो यहाँ पे हम लोग योगेंद्र सिंह को रखते हैं। तो ये एक प्रमुख विद्वान है जिन्हें भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के अध्ययन के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में आधुनिकीकरण का अध्ययन करने वाले किसी एक विद्वान का नाम बताइए। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था। तो आप एस.सी. डुबे या फिर योगेंद्र सिंह कोई भी लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं M.N. श्रीनिवासन। तो कौन है इसके राइटर, M.N. श्रीनिवास। तो ये जितनी भी बुक है आप एक नोट्स बनाइए और सारे बुक के नाम और उनके राइटर के नाम लिख लीजिए, और जब भी आपका एग्जाम हो एक बार रिवाइज करके ज़रूर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिकीकरण के 2 लक्षण बताइए। आधुनिकीकरण क्या होता है, इसके आपको 2 लक्षण बताने हैं। तो नए विचारों की स्वीकृति तथा कार्यकुशलता को आगे बढ़ाने के प्रगति सजगता। तो क्या बताया जा रहा है, आधुनिकीकरण के लक्षण क्या है। आधुनिकीकरण वही चीज़ होती है जब हम लोग किस नए विचार हमारे आते हैं, जब हमारे अंदर कोई भी नया विचार उत्पन्न होता है तो वो आधुनिकीकरण के अंदर आता है। या फिर किसी भी कार्य को कुशल बनाने के लिए, कार्यकुशलता के लिए भी जो हमारा आधुनिकीकरण होता है वो जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आधुनिकीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण आधुनिक बनने की एक जटिल दीर्घकालिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण की अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं कौन सी हैं। तो उन्नत और आधुनिक यातायात एवं संचार व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान की उन्नत संस्थाएं, ऊर्जा के नवीन स्रोत, बैंकिंग एवं शाख की वित्तीय संस्थाएं इत्यादि आधुनिकीकरण की जो है अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। मतलब कि जहाँ पे भी विकास हो सके वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं आधुनिकीकरण के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में परिवर्तन की किसी बाहरी प्रक्रिया का नाम बताइए। तो भारत में परिवर्तन लाने वाली बाहरी प्रक्रिया का नाम है पश्चिमीकरण। आप लोगों ने सुना होगा उदारीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, ये आपका बहुत ही बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मेजर टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए और आपको आने भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी देशों के संपर्क में के परिणाम स्वरूप गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों को किस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो जो पश्चिमी देश होते हैं उनके संपर्क के परिणाम स्वरूप जो गैर पश्चिमी देशों में परिवर्तन होते हैं उन्हें द्योतक प्रक्रिया के नाम से
जाना जाता है, को पश्चिमीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को किस विद्वान ने पश्चिमीकरण कहा है? तो एम एस श्रीनिवास जी ने जो है अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप जो भारत के समाज में परिवर्तन हुए हैं उसे पश्चिमीकरण कहा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमीकरण की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्या है? भौतिक को प्रोत्साहन और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार। नेक्स्ट है हमारा, भारत में पश्चिमीकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारक। तो भारत में पश्चिमीकरण को प्रोत्साहन देने वाला कारक हैं, एक तो है अंग्रेजी शिक्षा, उसी के द्वारा जो हमारा पश्चिमीकरण है उसका विकास हो सकता है। दूसरा है आवागमन साधनों का विकास, जैसे कि हम एक दूसरे देशों में जा सकते हैं, तभी वहाँ की जो संस्कृत होता है, वहाँ के साहित्य के बारे में हमें पता चलता है, जिससे कि पश्चिमीकरण का विकास होता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमीकरण का भारतीय समाज में पाई जाने वाली कुरीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पश्चिमीकरण के कारण भारत में अनेक कुरीतियाँ, जैसे कि जो क्या थी, सती प्रथा हो गया, बालिका हत्या हो गया, मानव बलि हो गया, या दास प्रथा हो गया, या बाल विवाह हो गया, या जो भी पिछले टाइम पे बहुत सारी कुरीतियाँ चलती थी, बहुत सारी बेकार सी प्रथाएं चलती थी, जिनका पालन जो हमारा भारतीय समाज था उसे करना पड़ता था, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो। लेकिन जब से हमारे वहाँ पश्चिमीकरण की शैली जो है विकसित हुई है, तब से इन सारी कुरीतियों पर धीरे धीरे रोक लग गई है, जिससे कि सती प्रथा नामक प्रथा बिल्कुल तरीके से बंद हो गई है, बालिका हत्या होना कम हो गया, मानव बलि देना बंद हो गया, दास प्रथा वगैरह सब समाप्त हो गया। तो इससे ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीनिवास ने अस्पृश्यों के संस्कृतिकरण के बारे में क्या बताया है? अस्पृश्यता क्या होती है या अस्पृश्य जातियाँ क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत 2 से 3 नंबर ले जाता है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अस्पृश्यता क्या होता है, अस्पृश्य जातियाँ क्या होती है। तो श्रीनिवास ने कहा है कि किसी अस्पृश्य समूह का संस्कृतिकरण कितना भी पूर्ण क्यों ना हो जाए, वह अस्पृश्यता की बाधा को पार करने में असमर्थ रहता है। तो श्रीनिवास ने क्या कहा है कि किसी भी अस्पृश्य समूह का संस्कृतिकरण चाहे जितना भी पूर्ण हो जाए, चाहे वो जितना भी विकसित हो जाए, परंतु वह अस्पृश्यता की बाधा को पार नहीं कर सकता, मतलब कि उसको पार करने में असमर्थ होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा, प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो जो प्रभु जाति की अवधारणा ये भी किसने दी है? एम एन श्रीनिवास जी ने दी है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ किस समाजशास्त्री का नाम जुड़ा हुआ है? तो संस्कृतिकरण की अवधारणा के साथ एम एन श्रीनिवास जी का नाम जुड़ा हुआ है। प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करने वाले किसी एक विद्वान का नाम बताइए। तो जो प्रभु जाति की आलोचना है वो किसने की थी? एस.सी. डुबे जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में प्रायः जिन जातियों का अनुकरण किया जाता है? तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में द्विज या प्रभु जातियों का अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कृतिकरण के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो संस्कृतिकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है उसे असंस्कृतिकरण कहा जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलीजन एंड सोसाइटी एंगल द कूगर्स ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुझे पता है ये लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो इसका जो राइटर है वो है एम एन श्रीनिवास जी। आगे बढ़ते हैं। फिर से वो क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, नहीं रिपीट नहीं हुआ। नामक पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? मतलब कि जो पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी एंगम दी गुर्जम ऑफ साउथ इंडिया, इसका जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था 1992 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? एम एन श्रीनिवास द्वारा। इन्होंने ही ये पुस्तक की रचना करी थी। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया था? तो जो एम एन श्रीनिवास जी हैं उन्होंने संस्कृतिकरण का प्रयोग अपनी रिलीजन एंड सोसाइटी एंगल दी गुर्जम ऑफ साउथ इंडिया नामक पुस्तक में किया था। आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पहले किस नाम से संबोधित किया था? तो इन्होंने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को पहले ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा पंथ निरपेक्षीकरण क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्षीकरण। तो पंथ निरपेक्षीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सभी बातों की व्याख्या धर्म के स्थान पर तार्किकता के आधार पर की जाती है। मतलब कि इसके अंतर्गत वे जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनकी जो व्याख्या करी जाती है उसका जो आधार होता है वो धर्म नहीं होता है बल्कि तार्किकता होता है। आगे बढ़ते हैं। एम एन श्रीनिवास की पंथ निरपेक्षीकरण की परिभाषा दीजिए। तो एम एन श्रीनिवास जी के अनुसार पंथ निरपेक्षीकरण अथवा धर्म निरपेक्षीकरण में यह बात निहित है कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन की पंथ निरपेक्षीकरण की परिभाषा दीजिए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारत को पंथ निरपेक्षीकरण लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने के प्रसंग में पंथ निरपेक्ष होने का पर्याप्त
तात्पर्य ना तो धर्म विरुद्ध होना है और ना धार्मिक डर से संकुचित होना है, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या बताया था कि जो बाद में पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जो है घोषित किया जाने का प्रसंग जो है वो पंथ निरपेक्षीकरण होने का तात्पर्य उसमें क्या है, ना तो धर्म के विरुद्ध माना गया है उसके अंतर्गत और ना ही धार्मिक डर से संकुचित है, वो तो पूर्णतः क्या है, आध्यात्मिक होना है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक पक्ष में राजनीतिक पक्ष से अलग होने का क्या कहा गया है। जो धार्मिक पक्ष है उसको अगर जो राजनीतिक पक्ष से अलग होना है तो उसे क्या कहा गया है, तो उसे ही हम लोग पंथ निरपेक्षीकरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, ये था जो हमारा 44 अमेंडमेंट था, इसके अंतर्गत जो है ये पंथ निरपेक्षीकरण जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत में गठित मुख्य आंदोलन का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक भारत में गठित मुख्य आंदोलन थे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आदि समाज, राधा स्वामित्व राधाकृष्णन मिशन, मुस्लिम सुधार आंदोलन तथा कुछ अन्य 20वीं सदी के आंदोलन। तो ये सारे किस लिए हुए थे, हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो भी मतलब बेकार कार्य चल रहे थे, बेकार नीतियाँ चल रही थी, उन्हें बंद करने के लिए सारे आंदोलन चलाए गए थे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, सुधार आंदोलन ने भारतीय परिवार तथा विवाह में क्या परिवर्तन किए। तो सुधार आंदोलन ने परिवार तथा विवाह में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए हैं। वे परिवार के रूप में परिवर्तन है, परिवार के कार्यों में हस्तक्षेप, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह विरोध, सती प्रथा की समाप्ति, एक विवाह का प्रचलन तथा पारिवारिकता की समाप्ति। तो जो परिवार या फिर विवाह संबंधी सुधार थे उसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया था, जो मतलब की विधवाएं हो जाती हैं उनके विवाह पर बल दिया गया था, बाल विवाह का विरोध करा गया था, जो बच्चों का विवाह हो जाता था उसका विरोध किया गया था, सती प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी और एक विवाह का प्रचलन मतलब एक विवाह पर बल दिया गया था। इस टाइप की बहुत सारी जो मतलब की प्रथाएं थी उनके ऊपर जोर दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें हम लोगों ने कम से कम 40 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो कि इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। अभी हम लोग इसके बाद लघु, उत्तरीय और दीर्घ दोनों देखने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जब भी ये क्वेश्चन की वीडियो आए और आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।